जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए कुछ ऐसे साथियों क्वेश्चंस हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में साथियों अगर आपने एंट्री कर ही दी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है। यह बात आप लोगों को भी मालूम है। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले यहां पर हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। हिंदी के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद साथियों जीके जीएस को देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग को देखेंगे और उसके बाद मैथ को देखेंगे। तो पूरे पेपर का हल आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो साथियों सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। क्या साथियों यहां पर आपका राइट आंसर हो सकता है? देखिए अगर आपसे यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो। क्या साथियों? जिसकी जड़ का पता ना हो। आपसे ये बहुत सवाल पूछा जाता है। क्या जिसकी जड़ का पता ना हो? क्या जिसकी जड़ का पता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको साथियों निर्मूल कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसको क्या कहा जाता है? उसको अमूल्य कहा जाता है। क्या जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसको साथियों अमूल्य कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि करुण का साथियों विलोम क्या हो सकता है? मुझे बताइए करुण का विलोम क्या होगा? फटाफट आप लोग बता दीजिए। अगर आपसे साथियों कुरूप का विलोम पूछा जाए तो पता साथियों कुरूप का विलोम क्या होता है? कुरूप का विलोम सुंदर होता है। कुरूप का विलोम साथियों सुंदर भी होता है और कुरूप का विलोम सुरूप भी होता है। मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसलिए साथियों बहुत शानदार तरीके से इस पूरी क्लास को आप लोग देखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कुरूप का विलोम सुंदर भी हो जाएगा और सुरूप भी हो जाएगा। अगर वीर का विलोम आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो वीर का विलोम क्या होता है साथियों? कायर होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर यहां पर साथियों कृतज्ञ लिखा हुआ है, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों? कृतज्ञ होता है। क्या होता है कृतज्ञ का विलोम? कृतज्ञ होता है। आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि करुण का विलोम क्या होता है, तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है। क्या करुण का विलोम निष्ठुर होता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपको बताना है साथियों त्रुटि कहां पर है, मुझे बताइए। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, तो यहां पर तो विश्वास लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है ये होना चाहिए। कैसे विश्वास लिखा जाता है? जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ है, सॉरी डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। और साथियों निगम कुमार, तरेश्वर, पटरा, अमन का, पल्लवी, गौतम, तरेश्वर, सुमित, करिश्मा, बीवा, रीना, अक्षय, सल्लू, ठीक है, पल्लवी, सभी का, दुर्गा का, मधु का, अंजलि का, सनी का, सभी का, सूरज का, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है विहंग का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, मुझे बताइए। उससे पहले साथियों मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं अब आपका अंतिम समय बचा, यानी कि अब परीक्षा में साथियों अब चंद घंटे चुनिंदा दिन आपके बचे हैं। तो अगर आपने साथियों ये 3 पीडीएफ नहीं पढ़ी हैं तो 3 पीडीएफ एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा सरसरी निगाहों से, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके लिए है ना रीजनिंग के, मैथ के, वो बहुत शानदार है। आपको यहां पर साथियों दिए जाएंगे एसएससी जीडी के, क्या एसएससी जीडी के 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप ये 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो यहां से बहुत सारे डिक्टो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके होगी। उसके अलावा साथियों जैसा पेपर आपका आएगा ना वैसे 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन दिया जाए, और ये सब साथियों हल सहित आपको दिया जा रहा है, सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जा रही है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साथियों विहंग की। अगर बात करें, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एसएससी जीडी की पिछली कई सारी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो मैं यहां पर आपको यह बताऊंगा कि इससे संबंधित और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं यहां पर
जैसे कि अगर बात करें साथियों विहंग का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, तो विहंग पता किसे कहा जाता है, पक्षी को कहा जाता है। तो पक्षी और किसे किसे कहा जाता है साथियों, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए, ठीक है ना। पक्षी को एक तरीके से विहग भी कहा जाता है, क्या साथियों, विहंग भी कहा जाता है और साथियों विहग भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को यहां पर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक शब्द है बाढ़, बाढ़ के कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं, देखिए बाढ़ को तीर भी कहा जाता है, बाढ़ की अगर बात करें बाढ़ को शर भी कहा जाता है, उसके अलावा बाढ़ की बात करें तो बाढ़ को नाराज भी कहा जाता है, नाराज भी कहा जाता है। सुंदर शब्द की अगर बात करें तो सुंदर को क्या क्या कहा जाता है, मनोहर, क्या सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, एक तो मनोहर हो जाएगा और एक चारू हो जाएगा, क्या चारू हो जाएगा, उसके अलावा रम्भ हो जाएगा, यानी कि सुंदर का पर्यायवाची साथियों रम्भ भी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों कलित, कलित शब्द ये सुंदर का ही पर्यायवाची है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, पेड़ की अगर पर्यायवाची की बात करें तो पेड़ को साथियों वृक्ष कहा जाता है, पेड़ की अगर बात करते हैं ना, ठीक है, वृक्ष भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके अलावा पक्षी की अगर बात करते हैं साथियों, पक्षी की अगर बात करें तो पंछी भी कहते हैं पक्षी को, ठीक है ना। पक्षी की अगर बात करें पक्षी को खग भी कहा जाता है, पक्षी की अगर बात करें पक्षी को साथियों परिंदा भी कहा जाता है, पक्षी की अगर बात करें तो पक्षी को साथियों चिड़िया भी कहा जाता है, और पक्षी की अगर बात करें तो गगनचर भी कहा जाता है पक्षी को। पक्षी की अगर बात करें पक्षी को पखेरु भी कहा जाता है, क्या पखेरु भी कहा जाता है, और पक्षी की अगर बात करें तो खेचर भी कहा जाता है। तो इतने पर्यायवाची आपको याद रखना है अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा पहचान है या बहुत बड़ा ख्याति है, बहुत बड़ा कलंक है या बहुत बड़ी विशेषता है, खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा एक बार बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा वाक्य आपका बनेगा दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि बहुत काम करते रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, यानी कि हमेशा काम करते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे कलाकार के बारे में पूछ ले, देखिए जो कला जानता है, क्या साथियों, जो कला जानता है, जो कला जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों हम लोग कलाकार कहते हैं। श्रमिक की अगर बात करें तो जो श्रम पर जीने वाला होता है ना, श्रम, ठीक है, एक तरीके से साथियों श्रम करता है, श्रम पर जीने वाला होता है, जो श्रम पर जीने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों श्रमिक कहा जाएगा, ठीक है ना, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। लेकिन अगर कर्मठ शब्द की बात करते, बहुत काम करते रहने वाले को क्या कहा जाता है, कर्मठ कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो साथियों कुछ चुनावी लोग होते हैं, ठीक है, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, वहां पर लिखा होता है उनकी फोटो के नीचे कि ये बड़े कर्मठ हैं, बड़े जुझारू हैं, ठीक है ना, कर्मठ है, जुझारू है। तो कर्मठ का मतलब साथियों क्या होता है, काम करते, कि बहुत काम करने वाले हैं, ये हर जगह आपके मोहल्ले एरिया हर गली में ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत काम करने वाले हैं। तो कर्मठ का मतलब ये होता है। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भाई वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक किया ही नहीं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला काम वीडियो लाइक करने का है, तो वीडियो लाइक करिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल कहने के साथियों, कांति की अगर बात करें, यानी कि कांति शब्द का समानार्थी आपको बताना है, क्या हो सकता है मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर ओस शब्द की बात करें कि ओस शब्द के कौन कौन से समानार्थी हो सकते हैं, तो ओस को पता क्या कहा जाता है, ओस को साथियों, ओस को चमक कहा जाता है। ओस की अगर बात करें, ओस को दमक कहा जाता है, चमक भी कहा जाता है, और चमक भी कहा जाता है, दमक भी कहा जाता है साथियों, ज्योति भी कहा जाता है, क्या ज्योति भी कहा जाता है ओस को। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों गर्व शब्द की, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए गर्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, अभिमान हो जाएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं अहंकार भी कहा जाता है, ठीक है ना, गर्व को कहीं ना कहीं अहंकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों घमंड भी कह सकते हैं, अगर पर्यायवाची के रूप में आएगा तो घमंड भी आ सकता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों तुषार शब्द की, पता क्या होता है साथियों, तुषार, तुषार कहा जाता है साथियों पाले को, कहते नहीं पाला पड़ रहा है, ठीक है, ओस को कहा जाता है, ओस को कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कांति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ओज हो जाएगा, ओज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रही है बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये आप लोगों को फटाफट साथियों कमेंट करके आप लोग यहां पर बता दीजिए, सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए
क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए चतुर्मास से कहा जाता है, चार बरसात के 4 महीनों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? चतुर्मास से हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना, अगले नंबर का सवाल आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि कूच कर जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? कूच कर जाना यानी कि वापस आना नहीं, आक्रमण करना नहीं, हार मान लेना नहीं, मर जाना। कूच कर जाने को कहा जाता है साथियों मर जाना, और ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है पूजनीय एक तरीके से कैसे लिखा जाता है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो सातु नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। पूजनीय आपका जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे साथियों पूजनीय लिखा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है। तो कार्यक्रम की अगर बात करें, ये हो गया कार्य और ये हो गया साथियों क्रम। तो कार्यक्रम ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में? तो मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए में ऐसे लिखा हुआ है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यहां पर एक रेखांकित शब्द है, यहां पर एक रेखांकित शब्द है साथियों नोक, यानी कि नोक की जगह पर क्या आना चाहिए, ये बात आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर पल्लवी का, नागिन वंजारा का, पूजा का, अंकुश का, भागत का, गिरीश का, अर्पिता पांडे, अमन, अंजलि, अमर, कोले, सनी, रितु, सरिता, खुशी, ठीक है, अर्जुन, नागेश, सभी का आंसर यहाँ पर, विभा कुमारी का, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि प्रेम करना तलवार की धार पर, तलवार की धार पर चलना है, ये होना चाहिए। या एक तरीके से बात करें गर्दन पर चलना है, या प्रेम करना तलवार की हथेली पर चलना है, ये होना चाहिए, या शिरा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों नोक शब्द नहीं आना चाहिए, नोक की जगह पर धार शब्द आ जाना चाहिए, और पूरा वाक्य आपका ऐसे हो जाएगा कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो इस प्रकार अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है आपसे कि अधिकांश का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अधिकांश का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर बहुतायत का विलोम पूछ ले तो बहुतायत का विलोम क्या होता है? कमी होता है। बहुतायत का विलोम साथियों कमी होता है, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जामिनर कमतर का विलोम पूछ ले तो कमतर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अधिकतर हो जाएगा। क्या कमतर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अधिकतर हो जाएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अल्पांश की अगर बात करें, देखिए अल्प का एक तरीके से विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अल्प की अगर बात करें, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प का विलोम अधिक हो जाएगा। तो यहां पर अल्प लगा हुआ है, यहां पर अधिक लगा हुआ है, और अंश यहां पर भी है, अंश यहां पर भी है। तो मैं कहूंगा कि अधिकांश का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अल्पांश हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें जीवांश का विलोम क्या होता है, तो जीवांश का विलोम साथियों मृतांश होता है। क्या होता है जीवांश का विलोम? मृतांश होता है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को साथियों याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, या आपने मेरे कविता का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, या आपने मेरे चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, मुझे बताइए। अब देखिए आपने अगर बात होता तो आपने मेरी बात, तो यहां पर मेरी होना चाहिए था, मेरी, ठीक है। कविता, मेरे कविता, फिर भी वही चीज आना, आपने मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, कविता तो पहले वो बात हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने मेरी पत्र का, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये हो जाएगा। आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, चिट्ठी के साथ भी मेरी आएगा। तो मैं कहूंगा कुल मिला के पत्र यहां पर आ जाएगा, क्योंकि पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये होना चाहिए, ये यहां पर बिल्कुल सटीक शब्द होगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार सवाल है। देखिए कहने के साथियों पक्षी शब्द का आपको यहां पर समानार्थी बताने के, पक्षी का समानार्थी क्या होगा। अच्छा यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है फलक, आपने साथियों फलक का, ठीक है, फलक तक चल साथ मेरे ऐसे करके सुना होगा। तो फलक का मतलब पता क्या होता है? फलक का मतलब होता है साथियों आसमान, यानी कि आसमान तक चल मेरे साथ। उसके अलावा साथियों आसमान को और क्या क्या कहा जाता है? आसमान को साथियों आकाश कहा जाता है। उसके अलावा इसका पर्यायवाची गगन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों नभ हो जाएगा, उसके अलावा साथियों व्योम हो जाएगा। ये सब आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको पहले से मालूम है ये सारी चीजें तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं मालूम है
तो आप सीख जाओगे, कुल मिला के पेपर आपका पास हो जाएगा बहुत आराम से। अगला देखिए, अब कहने के विपिन का मतलब क्या होता है। देखिए विपिन पता किसे कहा जाता है, विपिन कहा जाता है जंगल को, यानी कि विपिन का पर्यायवाची जंगल हो जाएगा। और जंगल को साथियों कानन भी कहा जाता है, जंगल को कानन भी कहा जाता है, जंगल को वन भी कहा जाता है, जंगल को अरण्य भी कहा जाता है, जंगल को अरण्य भी कहा जाता है, और जंगल को ही साथियों कांतार भी कहा जाता है। क्या, जंगल को कांतार भी कहा जाता है, और जंगल की अगर बात करें विटप भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर पखेरु है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पक्षी को पखेरु भी कहा जाता है। क्या, पक्षी की अगर बात करते हैं साथियों, पक्षी को पखेरु भी कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर यहां पर कुक्कू शब्द की बात करते हैं तो कुक्कू पता किसे कहा जाता है, कुक्कू साथियों कोयल को कहा जाता है, कुक्कू कोयल को कहा जाता है, कोयल को साथियों पिक भी कहा जाता है। उसके अलावा कोयल को कोकिल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे रश्मि किसका पर्यायवाची है बताइए। अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ गया तो आप क्या बताओगे मुझे बताइए। यहां पर एक शब्द आया है स्त्री, तो स्त्री के पर्यायवाची कौन कौन से बनते, कहते हैं भाई बड़ी अबला नारी बन रही हो, यानी कि स्त्री को अबला भी कहते हैं और स्त्री को ही साथियों नारी भी कहते हैं। उसके अलावा स्त्री का पर्यायवाची महिला भी होता है, और स्त्री को रमणी भी कहा जाता है, रबड़ी नहीं भाई रमणी कहा जाता है। उसके अलावा स्त्री की बात करें तो स्त्री को कांता भी कहा जाता है, और स्त्री सुंदर होती है तो स्त्री को साथियों सुंदरी भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा बिजली शब्द है, तो बिजली के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए बिजली को सौदामिनी कहा जाता है, क्या, बिजली को दामिनी और सौदामिनी कहा जाता है, ऐसे याद रखेंगे ज्यादा याद रहेगा। बिजली को दामिनी भी कहते हैं और बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं, क्या, बिजली को दामिनी भी कहते हैं। साथियों सब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। तो सौदामिनी भी कहेंगे, दामिनी भी कहेंगे, बिजली को चपला भी कहते हैं, बिजली को चपला भी कहते हैं, और बिजली को साथियों चंचला भी कहते हैं, बिजली को चपला भी और बिजली को चंचला भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रश्मि की अगर बात करें तो रश्मि किसका पर्यायवाची है, मैं कहूंगा रश्मि तो किरण का पर्यायवाची होता है। किसका, किरण का पर्यायवाची होता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा यहां पर साथियों नौका शब्द लिखा हुआ, नौका पता किसे कहते हैं, जलयान को कहते हैं। क्या, नौका साथियों जलयान को कहते हैं, जलवाहन को कहा जाता है, क्या, जलवाहन को कहा जाता है, और नौका को नाव भी कहा जाता है। इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अर्पिता पांडे कह रही है 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट में वाराणसी में इनका पेपर है। ठीक है, चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको यहां पर क्या करना है साथियों, चयन करना है। चलिए तो सही वर्तनी मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। साथियों अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दो, जो भी आपके मित्र लोग हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, जिनका पेपर होने वाला है एसएससी जीडी का, तो उन तक आप अगर ये वीडियो पहुंचा देंगे तो वो आपका भी धन्यवाद करेंगे। आपको भी ऐसा करेंगे कि हाँ भाई इनसे ये बच्चा मेरा जो पढ़ रहा है, यानी कि जो मेरा दोस्त पढ़ रहा है, ये सही जगह पढ़ रहा है, अच्छी जगह पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों उनको, उन सभी लोगों को ये वीडियो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जो ग्रुप आपके पास है उन ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग शेयर करके फटाफट आ जाइए। कवित्री सैकड़ों बार मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, क्या लिखा हुआ है साथियों। तो यहां पर आपको बताने साथियों क्या हो जाएगा, मुझे इस आदमी का, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, कहां पर दिक्कत है ये आपको कुल मिला के बताना है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है बता दीजिए। अब देखिए यहां पर जो मालूम शब्द लिखा हुआ है ना, ये ऐसे मेरे हिसाब से नहीं लिखा जाना चाहिए। ये कैसे लिखा जाएगा, मालूम शब्द होता है, मालूम, ये ऐसे करके। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि दिक्कत ऑप्शन नंबर बी में है, और सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। जैसे कि स्टडी लवर का, शिवानी का, परी का, रिंकी का, एंडलेस जर्नी का, सिमरन का, अंकाश का, अंकेश का, रंजीत का, काजल का, गौतम, सनी, माधुरी, सूरज, ठीक है ना, निराला, खुशी। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर करके जटिल का मुझे बता दीजिए क्या पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है, यानी कि जटिल का विलोम क्या होगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या होगा इस सवाल का जवाब। अगर पेचीदा का विलोम पूछा जाए, पेचीदा मतलब होता है एक तरीके से कठिन, तो पेचीदा का विलोम क्या हो जाएगा, पेचीदा का विलोम तो सरल हो जाएगा। लेकिन जटिल का विलोम अगर आपसे पूछे तो जटिल का विलोम सरल हो जाएगा, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल, कहीं ना कहीं
नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जटिल का विलोम पेचीदा तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो सरल हो जाएगा। उसके अलावा कठिन की अगर बात करें, कठिन का विलोम भी साथियों सरल होता है। संयुक्त की अगर बात करें, संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, संयुक्त का विलोम पृथक हो जाएगा। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब यहां पर साथियों 20 सवाल आप लोग देखेंगे जीके के, जीएस के, और प्लस आज की इस वीडियो में करंट अफेयर को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और उनसे संबंधित जो करंट अफेयर के सवाल बनते हैं वो भी कराऊंगा इन 20 सवालों में ही। अभी थोड़े से देखिएगा कितना अच्छा आपको लगने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूं। और फिर उसके बाद रीजनिंग को भी देखेंगे और मैथ को भी देखेंगे, इसलिए तसल्ली के साथ साथियों आप लोग यहां पर बैठ जाइए। कहने के प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहां पर हुआ था साथियों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहां पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ना, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, मुझे बताइए। देखिए, संविधान में कहा गया है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे, तो ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, ये अनुच्छेद 76 में बात कही गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना साथियों, ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार के, क्या अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, क्या भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो आपको पता क्या बताना है, आपको भारत का महान्यायवादी ही बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो साथियों क्या क्या है, मित्र और रिश्तेदार तो नहीं है, सहकारी समितियां, जमींदार, साहूकार, तो सहकारी समितियां इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है। केराटिन, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। केराटिन, लेमिनिन, कोलेजन, या साथियों क्या लिखा हुआ है, फाइब्रोनेक्टिन। तो मैं कहूंगा साथियों केराटिन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर में जो बाल हैं, नाखून है, त्वचा है, इनकी जो ऊपरी परत होती है साथियों, ये एक तरीके से केराटिन पदार्थ की बनी होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतिम मुगल सम्राट जिनका नाम बहादुर शाह जफर था, इनको कब अंग्रेजों ने रंगून जेल में साथियों कैद कर लिया था। तो ये कब की बात है, ये 1858 की बात है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के किसे मापने के लिए रक्त दाब मापी का उपयोग किया जाता है। तो किसको चेक करने के लिए रक्त दाब मापी का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों रक्त दाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। रक्त दाब क्या हो जाएगा साथियों, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए रक्त दाब मापी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्फिग्मोमैनोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर भी इसको कहा जाता है। ये आपको साथियों याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे पूछे कि रक्त दाब मापी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या इसका साथियों आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इनका नाम है रिगरोसी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है रिगरोसी, और रिगरोसी के द्वारा ही स्फिग्मोमैनोमीटर का आविष्कार किया गया था। आंसर आपका कुल मिला के डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कश्मीर की, ये बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे कि कश्मीर की अनकही कहानी, ठीक है ना, कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉसिफाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। एग्जाम में आपके सवाल आएगा साथियों, तो मैं कहूंगा इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा ही साथियों क्या कश्मीर की अनकही कहानी डिक्लॉसिफाइड पुस्तक लिखी गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस ये कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो ये कब मनाया जाता है, ये तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, 14 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप एक सेटलमेंट लाइफ बिताएं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज जो हर एक नागरिक के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक रोजगार का चैलेंज है। तो अगर मेरे जरिए से आपकी पूरी लाइफ का जो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ये सॉल्व हो जाती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। इसलिए मैं आपके लिए जितनी मेरे जरिए से, ठीक है ना, मेरे जरिए से जितनी मेहनत हो सकती है मैं वो करूंगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर दूंगा कि आपको हिंदी में पूरा स्कोर दिला दूंगा। आपको रीजनिंग में साथियों मैं कुछ नहीं मैं आपको 18 से 19 सवाल तो आपके कहीं नहीं गए, इतना पढ़ा दूंगा।
उसके अलावा मैथ में भी साथियों आपके लगभग 18 सवाल सही करवा दूंगा। जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस में अगर 12 से 13 सवाल आप सही कर ले गए तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। और अगर हर आप सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लेते हैं तो कोई माई का लाल एग्जामिनर कैसा भी हो आपको हरा नहीं सकता, आपको फेल नहीं कर सकता। फिर अगर ऊपर वाला ही चाहे कि आप पास ना हो पाओ तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर मेरे हिसाब से साथियों यहां से अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो कोई भी पोस्ट के लिए किसी भी स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया हो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। खैर अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, बिल्कुल हराया, कौन से वर्ष में और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो मैं कहूंगा साथियों 1526 में। क्या आप लोग याद रखेंगे बाबर ने पानीपत के युद्ध यानी कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। क्या 21 अप्रैल 1526 को हुआ था? ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और मुझे बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए, तो लिखा हुआ है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस रसायन, क्या साथियों, किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? तो यहां पर साथियों मैं कह सकता हूं सिल्वर आयोडाइड की अगर बात करें तो सिल्वर आयोडाइड ये एक रसायन है, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा है? यानी कि यक्षगान जो नृत्य है ना साथियों ये कहां पर होता है? मैं अगर आपसे कह सकता हूं साथियों कि केरल के कौन कौन से नृत्य बनते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है जिसके अंत में जिस किसी के नृत्य के अंत में अट्टम आ रहा है तो वो केरल में किया जाएगा। उसके अलावा साथियों एक आपसे पूछा जाता है थुलाल नृत्य कहां पर किया जाता है? क्या थुलाल नृत्य कहां पर किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। कथकली नृत्य कहां पर किया जाता है? तो साथियों ये केरल में किया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सिद्धि नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, सिद्धि नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उसके अलावा अगर तेलंगाना की अगर बात करें तो साथियों बोनालू नृत्य कहां किया जाता है? बोनालू नृत्य की अगर बात करें, बोनालू नृत्य साथियों ये आपका तेलंगाना में ही किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें साथियों कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान नृत्य। आपका अगर आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, और मैं देख पा रहा हूं सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे साथियों आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। कह रहे कि 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1944 में साथियों जो कोहिमा का युद्ध हुआ था ये किसके बीच लड़ा गया था आप लोगों को यहां पर बताना है। तो क्या शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था? बिल्कुल सही साथियों, पहला पढ़ा और पहला ही आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि 1944 में जो कोहिमा का युद्ध हुआ था ये शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच हुआ था। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा साथियों कौन सा नहीं है ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए चलिए, तो देखिए लोधी वंश भी एक तरीके से, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। खिजली वंश भी आता है, दास वंश भी आता है। दास वंश मतलब गुलाम वंश। लेकिन जो सूर वंश है ना साथियों, ये एक तरीके से बात करें ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, कहा जा रहा है कि हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यहां से आपके सामने करंट अफेयर के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो साथियों करंट अफेयर के सवाल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत इत्मीनान से देखेंगे, क्योंकि आपके साथियों जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीएस के साथियों 15 और 5 में सवाल आएंगे। 15 सवाल आएंगे साथियों जीके के और 5 सवाल आएंगे साथियों करंट अफेयर के। तो आज देखिएगा साथियों करंट अफेयर में आपको
कुछ चंद क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको बहुत सारे सवाल कंटेंट बता दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, तो साथियों बिहार सरकार ने लिया है। किसने लिया है साथियों? बिहार सरकार ने लिया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर का साथियों, वो सवाल है आपसे पूछा यह जा सकता है कि जो पितृपक्ष मेला है, क्या साथियों अभी हाल फिलहाल की ही बात है कि पितृपक्ष मेला ये कहां पर शुरू हुआ है? तो पितृपक्ष मेला कहां पर शुरू हुआ है साथियों? ये बिहार में ही शुरू हुआ है। क्या बिहार में ही साथियों शुरू हुआ है? उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, अभी हाल फिलहाल में ही ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो किया गया है वो भी साथियों बिहार में ही किया गया है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में बिहार की जो मुख्य सचिव बनाई गई हैं उनका नाम क्या है? ठीक है ना, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार की मुख्य सचिव जो बनाई गई हैं, क्या साथियों बिहार की मुख्य सचिव, बिहार की नई मुख्य सचिव जो बनाई गई हैं, ठीक है ना, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उनका नाम साथियों अमृता लाल मीना है। क्या अमृत लाल मीना की अगर बात करते हैं तो साथियों ये क्या बनाई गई हैं? ये साथियों बिहार की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं, ये आप सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए। उसके अलावा बिहार में ही साथियों एक तरीके से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना भी शुरू की गई है, ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है देखिए, और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे पूछा यह जा रहा है कि किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। तो अगर आपका जवाब साथियों रूस है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही, यानी कि रूस में एक नया पर्यटक कर लगाया गया। क्या साथियों? एक पर्यटक कर लगाया गया है। उसके अलावा रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया, यानी कि रूस जो है ना अब साथियों ये कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश है कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है, तो रूस देश जो है ना ये कैंसर की वैक्सीन बनाने जा रहा है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा साथियों एक रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया, यानी कि रूस के द्वारा रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? रूसी व्यापार केंद्र, क्या साथियों रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया साथियों? नई दिल्ली में रूस के द्वारा रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि वो ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं के ऊपर कैसा प्रतिबंध लगाया है? जो पब्लिक प्लेस है जहां लोग हैं, ठीक है ना, वहां पर बुर्का नहीं आप पहन सकते। तो ये साथियों स्विट्जरलैंड के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया। क्या स्विट्जरलैंड पर साथियों ये प्रतिबंध लगाया है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और स्विट्जरलैंड ने ये प्रतिबंध पता कब लगाया है? 1 जनवरी 2025 को लगाया है। 1 जनवरी 2025 को साथियों ये प्रतिबंध लगाया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है अभी। क्या अगर बात करें विश्व प्रतिभा रैंकिंग अभी जारी की गई है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग अभी जारी की गई है, तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो टॉप पर साथियों स्विट्जरलैंड रहा है। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है, यह भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें अभी 2024 में, क्या साथियों 2024 की अगर बात करें 2024 के, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग यानी कि बेस्ट कंट्री की रैंकिंग भी जारी की गई है। क्या बेस्ट कंट्री की रैंकिंग भी जारी की गई है? इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो इसमें टॉप पर भी साथियों कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। यानी कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भी टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। 2024 के बेस्ट कंट्री के मामले में भी टॉप पर साथियों कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। इतनी आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके अलावा अगर पूछा जाए भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा किस देश को मिला है? तो स्विट्जरलैंड को ही मिला है, यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि वाव थराद ये किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो किस राज्य का बनाया गया है साथियों? गुजरात का बनाया गया है, यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों ग्रीन एनर्जी के लिए एक नीति की घोषणा की है। ग्रीन एनर्जी के लिए गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए,
ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी के लिए एक नीति की घोषणा की है। ठीक है ना, एक नीति की घोषणा की है, किसने की है ग्रीन एनर्जी के लिए? तो गुजरात ने की है, ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। अच्छा, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, छत पर सौर ऊर्जा जो स्थापित हो रही है ना, तो छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में क्या, छत पर सौर ऊर्जा, क्या साथियों, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में जो टॉप स्टेट आई है वो साथियों कौन सी आई है? वो गुजरात ही आई है। कौन सी आई है? वो गुजरात ही आई है, ये भी आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ है साथियों? आप लोग याद रखेंगे, अभी हाल फिलहाल की बात है, अर्बन इंडिया, क्या साथियों, अर्बन इंडिया मोबिलिटी, क्या अर्बन इंडिया मोबिलिटी सम्मेलन जो हुआ है ना, ये कहां पर हुआ है? तो ये भी गुजरात में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। चलिए अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो किसने की है यूक्रेन के लिए? यह सहायता अमेरिका देश ने की है। किसने की है साथियों? अमेरिका देश ने की है, यह भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिति वेव्स की मेजबानी करेगा? तो वेव्स की मेजबानी साथियों कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। अपना देश भारत साथियों 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा, अपना देश भारत करेगा। ठीक है ना, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे कि भारत अपना जो देश है ना, ये कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? भारत कब तक, क्या भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, क्या भारत खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन ये कब तक स्थापित करेगा? तो साथियों 2035 तक कर देगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, जो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 हुई है ना, ये किसने जीती है? क्या अगर आपसे पूछा जाए जो पुरुष एशिया, क्या साथियों, आपसे अगर पूछा जाए साथियों, जो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया, क्या पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 की अगर बात करें तो इसका यह खिताब किस देश को मिला है? तो किसी और देश को नहीं, अपने देश भारत को ही मिला है। किसको मिला है साथियों? अपने देश भारत को ही मिला है, यह भी जानकारी आपको याद रखना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आप लोग देख लीजिए, एक आध सवाल और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ साथियों? रीजनिंग की तरफ हम लोग यहां पर उसके बाद बढ़ेंगे। और साथियों अगर बात करें साथियों करंट अफेयर की भी, मैं मैराथन लाने वाला हूं, क्योंकि एसएससी जीडी में जो मेरा अनुभव है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 8 महीने की करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो ये समझ लीजिए 4 से 5 सवाल पिछले 8 महीने के ही आते हैं। एक आध सवाल जो है वो बहुत पुराना पूछ लिया जाता है। तो अगर आप 8 महीने की करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो आपके लिए तकरीबन वहीं से पूरी करंट अफेयर आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्लास में साथियों वो पूरी करंट अफेयर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक आध दिन में वो क्लास भी मैं आपके लिए मैराथन के तौर पर साथियों लाने वाला हूं। चलिए भाई, यानी कि भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे कर लिए हैं? तो मैं कहूंगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के 2 साल पूरे कर लिए हैं, ये आप लोगों को यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है साथियों? केरल ने जीता है। किसने जीता है साथियों? केरल ने जीता है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें, केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र शुरू किए हैं, जिसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र, क्या साथियों? नए किसान सेवा केंद्र, क्या नए किसान सेवा केंद्र शुरू किए हैं, जिसका नाम क्या है? आश्रय, जिसका नाम है, ये आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि भैया नए किसान केंद्र आश्रय ये किस राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? तो ये केरल ने शुरू किए हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है, क्या अगर आपसे पूछे
खाद्य सुरक्षा सूचकांक। क्या साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान जो मिला है यानी कि टॉप पर जो रहा है वो केरल राज्य ही रहा है। क्या रहा है? केरल राज्य ही रहा है। यह भी आप लोगों को यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है, तो तिरुवनंतपुरम में शुरू है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद अगर बात करें तो साथियों अब आपके फेवरेट क्वेश्चंस यहां पर आ चुके हैं, यानी कि अगर आप वाकई में रीजनिंग के सेक्शन में पूरे 20 में से 20 सवाल करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोगों का एक तरीके से मैं कहूंगा बहुत सारे नंबर्स आपके यहां पर इस एकमात्र वीडियो से गेन हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो कहने के एक कक्षा में 46 विद्यार्थी हैं। कितने? 46 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी योग और नृत्य में किसी एक या दोनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, यानी कि 46 विद्यार्थी हैं। कुछ लोग, सभी विद्यार्थी जो है ना योग करेंगे या नृत्य करेंगे, नृत्य नहीं तो योग करेंगे, यानी कि दोनों या किसी एक में जरूर वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि यदि 30 विद्यार्थी योग में पार्टिसिपेट करते हैं, 26 विद्यार्थी नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने विद्यार्थी योग और नृत्य दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं कुल मिला के आपको पता नहीं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यदि 30 विद्यार्थी योग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 30 विद्यार्थी, 26 विद्यार्थी नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं, 26 विद्यार्थी। अब इसकी अगर बात करें, इसको आपको घटा देना है किससे? ये जो टोटल विद्यार्थी है इससे। टोटल विद्यार्थी से घटा दोगे तो आपको वो संख्या मालूम पड़ जाएगी कितने विद्यार्थी योग और नृत्य दोनों में भाग लेते हैं, ये संख्या आपको मालूम पड़ जाएगी। तो 30 और 26 कितना हो जाएगा साथियों? 6 और 5 56 हो जाएगा। 56 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 10 बचेगा। यानी कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो योग में भी और नृत्य दोनों में साथियों पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार आपके एग्जाम के लिए है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, कहने के 6 व्यक्ति हैं। पहले तो साथियों लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया। जिन्होंने दबा दिया लाइक का बटन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं दबाया है तो तुरंत साथियों एक बार लाइक का बटन तो आप लोग दबा दीजिए। मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे प्यार के लिए, अगर आप थोड़ा भी साथियों मेरा सम्मान करते हैं तो इस लाइक के बटन को आप लोग यहां पर दबा देंगे। चलिए, कहने के 6 व्यक्ति हैं। कौन कौन 6 व्यक्ति हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मतलब कुल मिला के एक पंक्ति वाला सवाल है। एक पंक्ति बना लेते हैं। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग हमने बना लिए। मतलब अब कहा जा रहा है ई जो है ना, ई ये बी और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है। उसके बाद कहने के जो ए है ये एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये आप कर लो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है। हमें इतना तो पता है कि ई जो है ना ये बी और एफ के बीच में बैठा है, लेकिन हो ये भी सकता है कि एफ पहले हो और बी बाद में हो, इसलिए इसको हम अभी स्किप कर देंगे। ठीक है, ये लाइन हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि भैया एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। तो अगर मान लीजिए एफ को हम यहां बैठा लें, आप कहीं पर भी बैठा लो, यहां बैठा लो, यहां बैठा लो, यहां कहीं पर भी बैठा लो, आंसर आपका एक आएगा। देखिए, कम से कम इतना तो बैठा लिए कि भाई दाएं इधर 3 लोग हो जाएं, कम से कम इतना तो बैठा लिए एफ को। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर दायां इधर होगा। ठीक है, तो दाएं तीसरे यानी कि 1 2 3 यानी कि ए यहां पर बैठ जाएगा। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी कि ए के बाएं चौथे स्थान पर साथियों ई बैठा है। तो ए का बायां चौथा इधर होगा, ई बैठा है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है ना, यानी कि साथियों यहां पर क्या आपका बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। तो ई साथियों आपका यहां पर बैठ गया, यानी कि ई एफ और साथियों ए हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए के बगल में नहीं बैठा है सी, यानी कि सी ना तो साथियों यहां पर बैठेगा, ठीक है ना साथियों सी यहां पर बैठेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ था ई जो है ना ये बी और एफ के बीच में बैठा है। कहां गया ई? ई कहां गया? अच्छा, ये ई यहां पर है। अच्छा, यहां पर कहा गया है कि ई जो है ना ये बी और एफ के बीच में बैठा है। तो एफ तो यहां पर बैठा है, लेकिन ई क्या बना लो? बी यहां पर बना लो। तो ई जो है ना यहां पर कहा गया है ई जो है ना ये बी और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, हमने एक इधर नंबर बढ़ाया तो हमें एक इधर से साथियों कट करना पड़ेगा। एक हमने कट कर दिया नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कहा गया था, क्या कहा गया था कि ए के बगल में सी नहीं बैठा है, यानी कि सी यहां पर नहीं बैठेगा, तो जाहिर सी बात है सी यहां पर बैठेगा। अब कितने हो गए हैं? ए
बी, सी, डी नहीं हुआ है तो डी साथियों यहां पर आ जाएगा। तो 6 लोग थे, हमने 6 लोग बैठा दिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ ये हुआ, डी हुआ, इसके बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इतनी आसानी से मैंने आपको बताया। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए और इस सवाल का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। थोड़ी आप लोग भी भाई मेहनत करिए, ठीक है, थोड़ी आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है, और कॉपी पेन वगैरह लेकर आप लोग बैठिए और इन सभी सवालों को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में SUNSET को RTMTFU लिखा जाता है, तो आपको बताना है JORDEN को क्या लिखा जा सकता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बता दीजिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे कि S19 पर होता है, ठीक है ना, और यहां पर देखिए S से R हुआ है, तो मैं कहूंगा 1 बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया नहीं गया, घटाया गया है। यानी कि S19 पर होता है, R18 पर होता है, 1 घटाया गया। उसी प्रकार U21 पर होता है, T20 पर होता है, 1 घटाया गया। N14 पर होता है, M13 पर होता है, 1 घटाया गया। मतलब 1 घटाने वाला फैशन चल रहा है। तो इसमें भी साथियों 1 घटेगा। यानी कि J में साथियों अगर हम क्या J की अगर बात करें, J में 1 घटाएंगे तो I आ जाएगा, क्योंकि J 10 पर होता है, I 9 पर होता है। O में 1 घटाएंगे साथियों N आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा R में अगर 1 घटाएंगे तो Q आ जाएगा, और D में 1 घटाएंगे C आ जाएगा, E में 1 घटाएंगे D आ जाएगा, N में 1 घटाएंगे M आ जाएगा। अगला काम आपको करना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है INQ। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, यहां पर तो भाई आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं कुछ बढ़ रहा हो, देखिए। अच्छा, टी से 1 बढ़ाया गया है ये, ठीक है। ई 5 पर होता है, F 6 पर होता है, S 19 पर होता है, और T 20 पर होता है, N 14 पर, M 13 पर। यानी कि शुरू के 3 जो है ना वो घटाए गए हैं, लेकिन शुरू के 3 बढ़ाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। D के बाद क्या आ जाएगा साथियों, D के बाद E आ जाएगा। E में 1 बढ़ाएंगे तो F आ जाएगा, N में 1 बढ़ाएंगे O आ जाएगा। ये ऑप्शन कहां पर है कि INQEFO, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब क्या देखिए, ये सवाल नहीं आता, ये 100% सवाल आपके एग्जाम में आता है। बस यही बात आपको बताना है। 2 तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है साथियों दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या दर्पण प्रतिबिंब से एक सवाल पूछा जाता है, और एक सवाल पूछा जाता है जल प्रतिबिंब से, क्या जल प्रतिबिंब से एक सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल होगा और ए दिया गया होगा, यहां पर दर्पण रखा होगा, तो दर्पण ए जैसा इसमें दिखेगा वैसे ही दर्पण यहां पर दिखेगा, जैसा एम यहां पर दिखेगा वैसे ही साथियों एम यहां पर दिखेगा। अगर P की बात करें, P जैसा इधर दिखेगा, तो P का मुंह अभी दाईं तरफ है ना, दर्पण में दिखेगा बाईं तरफ हो जाएगा। अब अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, इसकी बात करें, तो A अगर ऐसा है तो जल प्रतिबिंब में नीचे को दर्पण रखना है, तो साथियों A ऐसा दिखेगा। उसी प्रकार M की बात करें तो M जल प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा साथियों, ऐसा दिखेगा। और P की अगर बात करें, ऐसा है ना, तो P ऐसा दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है साथियों जल प्रतिबिंब का और दर्पण प्रतिबिंब का। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा। पहला रूल आपको ये मालूम होना चाहिए, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा। यानी कि ई सबसे पहले दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। 1 सेकंड रुकिए, मैं रेड ले लेता हूं भाई, रेड ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें ई कैसा दिखाई देगा, ई साथियों आपका ऐसा दिखाई देगा। एम जैसा है ना वैसा दिखाई देगा, ओ जैसा है वैसा दिखाई देगा। आर की अगर बात करें, ये आर साथियों ऐसा दिखाई देगा। डी का मुंह दाईं तरफ है ना, डी का मुंह साथियों बाईं तरफ ऐसे हो जाएगा। एन की अगर बात करें, एन आपका साथियों ऐसे दिखाई देगा। आई जैसा है, ये आई आपका वैसा ही दिखाई देगा। एल की अगर बात करें, एल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओ जैसा है, ओ वैसा दिखाई देगा। पी की अगर बात करें, पी का मुंह दाईं तरफ है, इसमें साथियों बाईं तरफ हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों, ऐसा EMRO, ऐसा तो साथियों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। मैं आपको समझा देता हूं साथियों, ये सवाल आखिर इस सवाल में है क्या। देखिए, मतलब कुल मिला के यहां पर 18 से
558 बनाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों किस नंबर से आपको बताना है, यहां पर 542 बनाया गया है, ठीक है। और 10 से साथियों यहां पर 442 बनाया गया है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताना है। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम ध्यान मिलाएं, तो इन सब का अगर आप प्लस कर देते हो तो ये 10 ही तो आ जाएगा। अरे भाई 4 + 4 + 2 क्या आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार अगर इन सब का प्लस करा देते हैं, यानी कि 5 + 5 + 8 तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो उसी प्रकार इसका साथियों प्लस करा दो, यानी कि 5 + 4 + 2 तो कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 9 और 11 हो जाएगा। तो कहीं क्या 11 ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल 11 ऑप्शन में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, यानी कि किस ऑप्शन का यहां पर कॉन्सेप्ट अलग है। अब यहां पर अगर बात करें, MAA है, OSD है, OTP है, VOA। अच्छा, देखते ही मैं समझ गया कि भैया यहां पर एक वॉविल है, यहां पर भी एक वॉविल है, यहां पर भी एक वॉविल है, लेकिन यहां पर 2 वॉविल हैं। तो यहां पर साथियों 2 वॉविल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभी सवाल देखिए, एक एक सवाल ऐसा भी आता है जैसा यहां पर मैंने आपको दिखाया है ना, एक सवाल ऐसा भी आता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए के साथियों यहां पर अगर बात करें, के खाली जगह टी खाली जगह KR खाली जगह C, फिर यहां पर एक खाली जगह है, और फिर RT खाली जगह, और फिर के बाद खाली जगह TC। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, मुझे कमेंट में बताइए कि भैया इसका आंसर ये हो सकता है। तो कैसे क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है सभी लेटर्स को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा जो पेयर बनेगा ना, वो 4 4 का पेयर बनेगा। देखिए 1 2 3 4 ये अलग पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये अलग पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 ये अलग हो गया। आप यहां पर अगर साथियों मैं आपसे कह सकता हूं कि आप देखिए हर एक पेयर के शुरू में के आ रहा है, यहां पर भी के है, यहां पर भी के है, यहां पर भी के है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी के हो जाएगा, यानी कि के मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हो कि अंत में सी आ रहा है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी सी होगा, यहां पर सी है तो फिर यहां पर भी सी होगा। हमें पूरा मिल गया पेयर का। देखिए KRTC, तो KRTC, तो KRTC, KRTC। अगला काम आपको करना है कि आपने अपने पेन से देखना है कि कौन सा आपने, मतलब अपने पेन से आपको देखना है आपने क्या क्या लिखा है। आपने RC लिखा है, आपने RC लिखा है, आपने TK लिखा है, आपने TK लिखा है, आपने CR लिखा है। अगला काम आपको करना है कि ये कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि RC TK CR ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। बिल्कुल साथियों ये तो मैच कर गया, यानी कि हमारा और आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सवाल का सही जवाब आखिर कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमें वही लगाना होता है कि एस अगर 19 पर है तो ये ए आ गया, ये तो बहुत घटाया गया यहां पर। टी अगर 20 पर है तो ये टी का टी कर दिया, ए अगर 1 पर है तो एस कर दिया। ये भाई लॉजिक नहीं लगेगा यहां पर, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब यहां पर क्या लॉजिक लगेगा ये भी मैं आपको साथियों समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एस आपका होता है कितने पर, एस की अगर बात करें यहां पर लिख लेता हूं, एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया, और आर हो गया, उसके बाद टी हो गया, ई हो गया, डी हो गया। उसी प्रकार अगर बात करें ये मैं लिख लेता हूं, क्या लिखा हुआ है साथियों, ए लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, और आर डी लिखा हुआ है, आर डी लिखा हुआ है, और साथियों ई और टी लिखा हुआ है, ई और टी लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें आखिर लॉजिक क्या है, आपको साफ साफ तो नजर आ रहा है। एस या ये यहां पर आ गया, ए ये यहां पर आ गया, टी जैसा था टी वैसा ही रख दिया, उसी प्रकार टी ये यहां पर आ गया, डी ये यहां पर आ गया, ई जैसा था वैसा ही हो गया, और जैसा आर यहां पर था वैसा ही हो गया। क्या यहां पर भी साथियों यही लॉजिक लगा है, CLO है, यानी कि सी तीसरे नंबर पर होना चाहिए, बिल्कुल। ये वाला ओ पहले नंबर पर होना चाहिए, बिल्कुल। और एल का एल होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है साथियों। और एस जैसा यहां पर है वैसा ही बिल्कुल, और ये चीज भी साथियों वैसा ही है।
यानी कि मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं साथियों आंसर लाने के लिए, यानी कि CON, क्या CON, उसके बाद FIR और M। अब देखिए यहां पर ये यहां पर आ जाएगा N, और ये C यहां पर आ जाएगा, O का O रहेगा, ये F का F रहेगा, और ये M का ये यहां पर आ जाएगा, R का R रहेगा, I का I रहेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आपको बताना है, NOCFMRI, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे बस इतना ही करूंगा कि अगर मेहनत आपको थोड़ी सी भी लग रही है कि मैं आपके एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहां पर मैं आपके लिए थोड़ा अच्छे ढंग से लिख देता हूं कि यहां पर 2.5 लिखा हुआ है, यानी कि 2.5 के बाद यहां पर 3.5 आ जाता है, और 3.5 के बाद यहां पर 7.5 आ जाता है, और 7.5 के बाद यहां पर क्या आ जाता है साथियों, 7.5 के बाद यहां पर 23 आ जाता है, और उसके बाद आपको बताने कितना आएगा, और उसके बाद साथियों 343.5 आना चाहिए। तो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा, ये तो थोड़ा सा कठिन सवाल आपको लग रहा होगा, कोशिश करेंगे इसको भी करने की। अब देखिए सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा बता देगा कि 2.5 से 3.5 हुआ है तो यहां पर 1 बड़ा है, 3.5 से 7.5 हुआ है, बच्चा बच्चा बता देगा 4 बड़ा है, 7.5 से यहां पर 23.5 हुआ है तो मैं कह सकता हूं यहां पर 16 बड़ा है, 7.5 में 16 बड़ा हो गया, 23.5 आ जाएगा। लेकिन अब तगड़ी खीर ये है कि यहां से कितना बढ़ाना है ये हमें और आपको नहीं पता है। देखिए अगर यहां पर साथियों, हाँ अगर मैं आपसे इतना कहूं, मैं आपसे क्या कहूं साथियों, मैं आपसे इतना कहूं कि ये मुझे 2 का स्क्वायर लग रहा है तो क्या आप मना करोगे? ये मुझे साथियों 4 का स्क्वायर लग रहा है तो आप क्या मना करोगे? और इसको 1 का स्क्वायर हम कर दें तो आप मना करोगे? नहीं मना करोगे, ठीक है ना। तो या एक काम करिए, ये एक काम दूसरा कॉन्सेप्ट अगर लगे, क्योंकि इसमें लोचा थोड़ा सा है, अगर मैं इसको साथियों 2 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 की घात 4 कर दूं, क्योंकि 2 की घात 4 आखिर में 16 ही होता है। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है ना। और इसको मैं कर दूं 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 पता क्या होती है, 2 की घात 0 साथियों 1 ही होती है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें, हमने 0 से 2 किया, 2 से 4 किया, तो जाहिर सी बात है 4 से 6 करेंगे, यानी कि 2 की घात 6 लगाएंगे। तो 2 की घात 6 कितनी होती है, 2 इसमें जोड़ लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि यहां पर क्या 64 आएगा। एक बार 23.5 में 64 जोड़कर देख लीजिए, अगर यहां पर जो आता है वो अगर हमारा ऑप्शन में से मैच करता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 23.5 प्लस 64। तो देखिए ठीक है ना, 5 आ गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, यानी कि 87.5 अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो 87.5 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं 87.5 ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कहा जा रहा है, नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 29 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 58 है, उसके बाद 83 है। अगला नंबर आपको बताने क्या नंबर हो सकता है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए मेरा मानना है साथियों यहां पर कितना बड़ा है, यहां पर एक तरीके से 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। 33 से 42 हुआ है यानी कि 9 बढ़ाया गया, और 42 से 58 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। 58 से 83 हुआ है, अब कितना बचा, देखिए 13 में से 8 जाएगा तो कहो 5 बचेगा, ठीक है ना, 5 बचेगा, और यहां पर फिर कितना हो जाएगा, यहां पर साथियों 2 आ जाएगा। तो अब यहां पर कितना बढ़ाना है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। चलिए अब यहां पर देखिए सिंपल सा एक बात आप ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहां पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 36 होता है। यानी कि आपने 83 में 36 जोड़ना है, 83 में आपको 36 जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, यानी कि 119 यहां पर आएगा। क्या 119 ऑप्शन में है, मुझे दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए अब ये भी आपकी समझ में आ गया, यानी कि मेरी क्लास का शुरू से लेकर अंत तक अगर साथियों 1% भी आपकी समझ में नहीं है तो मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि मैं साथियों सवाल को उस हद तक आपको समझा देता हूं, उस हद तक समझा देता हूं कि फिर उसमें फिर कोई कॉन्सेप्ट आपका बचे ना, कि कोई कंफ्यूजन आपका साथियों ना बचे। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी मैं आपको अच्छा एक काम करूं, इसको थोड़ा सा मैं एक और अच्छे तरीके से बना लूं आपके लिए।
1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड नहीं बल्कि कुछ ही देर लगेगी। देखिए ये एक मैंने बना लिया, यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाने का मन कर रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हैश है, तो यहाँ पर मैंने हैश बना लिया, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 बना लिया, यहाँ पर ये एस है डॉलर वाला है, यहाँ पर साथियों 2 है, और यहाँ पर प्रतिशत का साइन है, और यहाँ पर 3 है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी कि इसको मोड़कर एक घन बनाया जाता है, और इस प्रकार घन में जो डॉलर वाला साइन है, डॉलर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। अभी देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि डॉलर के विपरीत पर कौन सी होगी। डॉलर कहां पर है, डॉलर भाई साहब यहां पर है, यानी कि इसके विपरीत पर क्या आएगा। कुल मिला के ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए और साथियों बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो हैश टैग है, हैश टैग का विपरीत क्या हो जाएगा, हैश टैग का विपरीत डॉलर हो जाएगा। यानी कि हैश टैग का विपरीत पूछे तो डॉलर बताना, या डॉलर का विपरीत पूछे तो हैश टैग बताना। उसके अलावा अगर बात करें 2 का विपरीत आपसे पूछा जाए तो आपको 3 बताना है। क्या 3 का विपरीत पूछा जाए, यहां पर अगर 3 लिखा होता तो 3 का विपरीत साथियों 2 हो जाता, 2 का विपरीत पूछा जाता 3 हो जाता। अब बचा क्या, अब बचा साथियों 1, 1 बचा है ना साथियों, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाता। यानी कि अगर यहां पर 1 का विपरीत पूछा जाता तो आप प्रतिशत बताते, प्रतिशत का विपरीत पूछा जाता 1 बताते। खैर यहां पर डॉलर का साइन का विपरीत पूछा गया है, डॉलर का साइन का विपरीत मैंने आपको हैशटैग बताया है, तो हैशटैग यहां पर साथियों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इस सवाल का आखिर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि कोई ये कथन और निष्कर्ष वाला सवाल एक गारंटी के साथ आता है, कम से कम एक आता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर दिमाग खराब हो गया ना एग्जामिनर का 3 भी दे देता है कभी कभी ये सवाल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। खैर इस सवाल की बात करें करके कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना ली, ये हमने यहाँ पर पेंटिंग बना ली, क्या बना ली, ये हमने यहाँ पर पेंटिंग बना ली। यानी कि कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, तो मान लीजिए ये सुंदर वाला हो गया। यानी कि कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, यानी कि दूर दूर रखना है, पर कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है तो कोई सुंदर भी पेंटिंग नहीं हो सकती। यानी कि सभी रंग सुंदर हैं, यानी कि रंग फिर इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सभी रंग जो है ना वो सुंदर हैं, सभी रंग सुंदर हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी तार पेंटिंग है, ये सभी तार क्या हो गए, सभी तार साथियों पेंटिंग हो गए। अब निष्कर्ष पढ़ना है आपको और बताने कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कहने के साथियों कुछ पेंटिंग रंग है, ये कुछ पेंटिंग रंग है। कैसे साथियों, जब कोई पेंटिंग सुंदर नहीं हो सकती और सुंदर के अंदर ही रंग है, तो कोई साथियों क्या, कोई पेंटिंग रंग कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। कोई पेंटिंग रंग भी नहीं हो सकती, कोई रंग पेंटिंग भी नहीं हो सकती, कोई सुंदर भी तार नहीं हो सकता और कोई रंग भी तार नहीं हो सकता, तो ये तो साथियों सरासर गलत हो जाएगा। उसके बाद करेंगे कुछ पेंटिंग तार हैं, कुछ पेंटिंग तार है, मैं कहूंगा इतनी पेंटिंग जो है ना ये तार है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। वाओ सर, वाओ सर क्या पढ़ाते हैं, शुक्रिया अजीत कुमार। चलिए अब यहां पर अगर बात करें करके 8 मित्र हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। एक गोल मेज के परिता वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे। एक बात मैं आपको बता दूं, वामावर्त का मतलब क्या होता है। देखिए जो हमारी घड़ी होती है ना, घड़ी घड़ी हमारी घड़ी की सुइयां कैसे चलती है, पहले 1 पर, फिर 2 पर घड़ी सुई आएगी, 3 पर, 4 पर। तो ये जो घड़ी का क्रम होता है साथियों, ये दक्षिणावर्त कहलाया जाता है। क्या, ये साथियों दक्षिणा, ठीक है ना, दक्षिणावर्त कहलाया जाता है। लेकिन अगर कोई चीज उल्टी चल रही है, यानी कि घड़ी की सुई मान लीजिए ऐसे चलने लगे, 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, तो इसको वामावर्त कहा जाता है। क्या, इसको साथियों वामावर्त कहा जाता है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये चीज मैंने आपको बता दी वामावर्त का मतलब क्या होता है। तो कहने के भैया 8 मित्र हैं, एक गोल मेज के परिता बैठे हैं, तो एक गोल मेज के परिता बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कहा जा रहा है कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी कि सभी का मुख जो है ना वो केंद्र की ओर है। कह रहे कि यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, तो एच अगर दक्षिण दिशा में बैठा है, ये दक्षिण दिशा हो गया। कैसे क्या होता है देखिए, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है,
ये पूर्व होता है और ये साथियों पश्चिम होता है। यहां पर कहा गया है कि यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा दिया, तो सी किस दिशा में बैठा होगा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें वामावर्त बैठाना है। यानी कि अगर एच यहां पर बैठा है, क्या साथियों, अगर एच यहां पर बैठा है तो जी यहां पर बैठा होगा, जी यहां पर बैठा होगा, एफ यहां पर बैठा होगा, और उसी प्रकार ई यहां पर, डी यहां पर बैठा होगा, सी यहां पर, और बी यहां पर, ए यहां पर। कैसे, ये देखिए, वैसे तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था, ए बी सी डी ई एफ जी एच होना चाहिए था, तो वो तो आपका दक्षिणावर्त कहलाया जाता है। लेकिन यहां पर मैटर क्या है, वामावर्त हमें बैठाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच उल्टे क्रम में बैठाना है, क्योंकि इनका ऑर्डर था भैया कि वामावर्त के रूप में आपको बैठाना है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने बता दिया, अगर एच यहां पर है तो जाहिर सी बात है कि जी यहां पर होगा, एफ यहां पर होगा, या ए से शुरू कर दो। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है सी किस दिशा में, सी किस दिशा में है, ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा पूरब और उत्तर कहलाई जाती है। तो पूछा जा रहा है सी किस दिशा में है, तो सी की अगर बात करें तो साथियों उत्तर पूरब कह लो या पूरब उत्तर कह लो। कहां पर लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लेंगे साथियों, यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बहुत शानदार तरीके से साथियों। सभी के सभी मैथ के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और आप अपनी तैयारी को साथियों तगड़ा करिएगा। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे। चलिए, कह रहे हैं कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है क्या होगा। तो 6 और 42 का तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछे तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए, अगर कभी आपसे मान लीजिए ए और बी का पूछे, अब भाई ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ए और बी का तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछे, तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछे, तो सूत्र होता है साथियों बी स्क्वायर बटे ए। अब ए की जगह पर 10 भी हो सकता है, बी की जगह पर 36 35 कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहां पर बी क्या है, बी साथियों 42 है, और ए क्या है, 6 है। यानी कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा, या 42 का स्क्वायर क्या, ऐसा कर लो 42 गुणा 42 कर लो, इसको हटा दो, और ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 42 की गुणा 7 से कर लीजिए, 42 की गुणा 7 से कर लीजिए, 7 दूना 14 हो गया, 7 चौका 28 और 1 29 हो गया, यानी कि 294 आ गया। यानी कि 6 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा साथियों, 294 हो जाएगा। और 294 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है ना, अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, और आप लोग देखिए साथियों, और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं है। तब तक पानी भी मैंने पी लिया। अब इस सवाल की बात करें एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य अंकित मूल्य करता है। क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य से, यहां पर लिखा होना चाहिए क्रय मूल्य से 25%, क्या क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्रय मूल्य कितना है, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य साथियों 100 है, क्या क्रय मूल्य अगर साथियों 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक हो जाएगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 25% अधिक होगा, यानी कि 125 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ इस लाइन का। उसके बाद कहने कि वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। यानी कि अगर 125 की बात करें तो इस पर 30% की छूट पर बेचता है, यानी कि इसको 70% पर बेचेगा, तो 30% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ होगा या हानि होगी, बताइए। सबसे पहले इसको कट करिए, देखिए होता क्या है अगर उसको 30% की छूट पर बेचता है। 25 चौक और 25 पंजे, यही तो होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब इसको देखिए 2 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको और कट करें तो ये साथियों कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यानी कि 35 गुणा 2.5 की जरा गुणा करिए, 35 गुणा 25 की गुणा करिए, पॉइंट लगा दीजिएगा, 5 पंजे 25, 5 15, 16 17 हो गया, और 35 गुना कितना हो गया, 70 हो गया, 5 आ गया, पॉइंट लग गया, 7 आ गया, 8। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, एक तरीके से साथियों 87, 87.5 आ
यानी कि अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदता है, उस पर 125 रुपए की वो अंकित करता है, लेकिन उस पर जब 30% की छूट दे देता है तो वो 87.5 रुपए में बिकती है। 87.5 रुपए में बिकती है, तो कहने के उसको क्या हुआ, उसको हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अरे भाई 100 रुपए की लाया था, अब वो वस्तु 87.5 रुपए में जा रही है, तो जाहिर सी बात है साथियों 12.5 रुपए की हानि हुई है। 12.5 रुपए की हानि हुई है, तो 12.5 कहां पर लिखा हुआ है, हानि वाला ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस सवाल को देखिए साथियों, और मुझे आप लोग बताइए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52 से, 68 से, 116 से भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है। क्या हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है, ये आपको कुल मिला के यहां पर साथियों बताना है। अब देखिए इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे इससे इससे इससे, मतलब इससे की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से अगर भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है साथियों, इस नंबर से इसको घटाना है। यानी कि आपको 68 से 52 को घटाना है। 68 से मतलब दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाना होगा। कितना बचेगा, ये तो साथियों 16 बचा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते साथियों तीसरे वाले नंबर से आपको दूसरे वाले नंबर को घटाना है, यानी कि 116 में से आपको 68 को घटाना है। और फिर आखिरी बार आपको तीसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाना होगा, यानी कि 116 में से 52 को घटाना होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 116 में से 52 घटेगा तो साथियों 4 और 6 64 आ जाएगा। अगर 116 में से 68 को घटाते हैं तो साथियों ये 48 आपका आ जाएगा। अब अगर बात करें आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम एक तरीके से ज्ञात करना है, एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो इनका एचसीएफ साथियों हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबरों को काट सके। 16 ले लेते हैं, 16 कम 16, 16 3 48, 16 चक्कू 64। अब हम ये नहीं काट पाएंगे क्योंकि 3 को काट करने के लिए 3 अलग नंबर लेना पड़ेगा, फिर 4 को कट करने के लिए 4 अलग नंबर लेना पड़ेगा। तो हम यहीं पर विश्राम ले लेंगे, यानी कि जो हमारा एचसीएफ निकला है वो कितना निकला है, वो साथियों 64 निकला है। 64 निकला है ना, कितना निकला है, सॉरी 64 थोड़ी ना, 16 निकला है। तो ये क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा साथियों आपको एक कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाना है, फिर तीसरे वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटाना है, और फिर तीसरे वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटाना है। जो निकलकर 3 नंबर आएंगे उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, और वो एचसीएफ ही साथियों आपका आंसर कहलाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर आने लगे। ए है, कोई बता रहा है, कोई बी बता रहा है। देखते हैं क्या आंसर आता है, अभी तो मुझे भी नहीं पता है। जो जो कहा जा रहा है वो हम करते जाएंगे। कहने के 23 संख्याओं का औसत 45 है, तो 23 संख्याएं अगर हैं और 23 संख्याओं का औसत 45 बताया जा रहा है, तो अगर आपसे मैं पूछूं 23 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 23 की गुणा 45 से आपको करना है। तो 23 की गुणा साथियों 45 से हम कर लेते हैं। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 चौक 12 और एक आपका 13 हो जाएगा। 45 दूना 90 आपका हो जाएगा, यानी कि 5 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया। तो मैं कहूंगा 23 संख्याओं का कुल मिला के योग जो है वो 1035 है। ठीक है। उसके बाद करेंगे, देखिए 23 संख्याएं हैं टोटल, लेकिन जो शुरू की 12 संख्याएं हैं, इन शुरू की 12 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, 40.5 बताया गया है, 40.5 बताया गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं शुरू की 40 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो साथियों 40 5 की गुणा आपको 12 से कर देना। एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 पंजे 10 हो गया, और उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें 2 की 0 से कराएंगे 0 आ जाएगा, 2 चौक आपका 8 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 1 की कराएंगे तो 4 0 5 आ गया, 0 आ गया, 6 0 आ गया, और 6 आ गया, 0 आ गया, 12 आ गया। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 12,060 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया साथियों,
12,006 या कुछ गलत लग रहा है, एक सेकेंड। हाँ, कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक हो गई, एक सेकंड रुकिए जरा। क्या लिखा हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो एक बार फिर से यहाँ पर करा लेते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कहा गया है 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अच्छा 2 पंजे 10 हो गया, और उसी प्रकार अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 चौक 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर साथ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 405 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 4, बिल्कुल 4860 यहाँ पर आएगा, 4800 यहाँ पर 60 आ गया, यानी कि शुरू की जो संख्याएं हैं 12, इनका योग कितना है साथियों, 4860 है। कितना है साथियों, 4860 है। ठीक है ना, 4860 है, और एक नंबर के बाद पॉइंट भी तो था, तो अगर हम जीरो के बाद पॉइंट लगाए, या एक काम करिए, इस जीरो को ही हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत हो नहीं ना, इस जीरो को साथियों यहाँ पर मैंने यहाँ पर से हटा दिया, यानी कि 486 12 संख्याओं का औसत निकलेगा। अच्छा, ये तो 23 में से शुरू की 12 संख्याओं का निकाला गया है, जो अंतिम 6 संख्या है इनका औसत कितना है, अंतिम 6 संख्या है इनका औसत साथियों 4805 है। तो अगर मैं अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालूं, तो अगर साथियों 48.5 की गुणा किससे करा दूं, 6 से करा दूं, तो हमारे पास 291 आ जाएगा। 291 आ जाएगा। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो शेष संख्याएं बची, यानी कि ये 12 संख्या, ये 6 संख्या, कुल मिला के 18 संख्या ये हो गई हैं, लेकिन कुल मिला के टोटल 23 संख्या है, तो मैं कहूंगा कितनी 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टोटल में से इन दोनों का टोटल आप घटा दो, जो संख्या आए वो 6 संख्याओं का योग होगी। क्या वो 6 संख्याओं का योग होगी? तो ये काम हम कर लेते, पहले इनको और इनको जोड़िए, 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और ये आपका कितना हो गया साथियों, 7 हो गया। यानी कि इसमें से आपको साथियों 1035 में से ये घटाना है, कितने में से, 1035 में से आपको घटाना है, और ये जो आएगा ना, ये 5 संख्याओं का योग निकल कर आएगा। चलिए कोई तो 1000 में से 1035 में से 777 अगर घटाते तो कितना आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, ये 5 संख्याओं का योग है, तो इसका औसत निकालने के लिए 5 से भाग कर दो, आपको औसत मालूम पड़ जाएगा। 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है, 8 है, 5 एकम 5 हो गया, 3 जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है, 5 छंग आपका 30 हो गया, यानी कि 51.6 आंसर आपका आ जाएगा। तो शेष संख्याएं कितनी थी, 5 बची थी, 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया साथियों, 51.6 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है साथियों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या है। बस ये सवाल है और ये सवाल है, उसके बाद साथियों एंडिंग है, बस बस खत्म, उसके बाद एंडिंग। तो मुश्किल से 3-4 मिनट आप लोग और रुक जाइए। बस देखिए, कहने के दो ट्रेनें हैं, ए है और बी है एक ट्रेन। कहने की जो ए ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन है बी, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है। यानी कि ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है, तो ट्रेन बी, अब देखिए यहां पर कहा क्या गया है, मान लीजिए ये स्टेशन है, ये स्टेशन ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये स्टेशन। अच्छा, यहीं पर साथियों ट्रेन ए भी खड़ी है और ट्रेन बी भी यहीं पर खड़ी है। ट्रेन ए की अगर बात करते हैं, ट्रेन ए की चाल कितनी है साथियों, ट्रेन ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन बी की अगर बात करें, इसकी चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो दो ट्रेनें हम बना लेते ए और बी। अगर चाल की अगर बात करें, चाल के अनुपात की अगर बात करें, तो साथियों 80 और 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि चाल यहां पर कितनी आ जाएगी अनुपात में, 2 चौक और 2 पंजे। ठीक है ना, चाल का अपोजिट होता है साथियों समय, चाल का अपोजिट होता है समय, यानी कि अगर अभी ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही होगी, तो समय क्या होता है साथियों, इनका अपोजिट हो जाता है, यानी कि 5:4 हो जाएगा। तो कहा गया है कि अगर ट्रेन ए एक ही स्टेशन से बी से, यानी कि ये जो ट्रेन ए है ना, ये 30 मिनट पहले निकलती है, ठीक है ना, और बी 30 मिनट बाद निकलती है, ट्रेन कुल मिला के ए से 30 मिनट पहले निकलती है, तो इन दोनों का देखिए डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ट्रेन ए पहले निकलती, इनका डिफरेंस साथियों कितना है, इनका डिफरेंस मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना, 5x में से 4x जाएगा, तो वो साथियों यहाँ पर 30 मिनट दे रखा है, ये देखिए 30 मिनट दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी? तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये कितना आ जाएगा, अब देखिए 5x की वैल्यू निकाले,
30 पंजे 150 आ जाएगा, ठीक है ना। 150 मिनट ये लेती है, और ये कितना लेगी, ये साथियों 120 मिनट लेगी। ये कितना लेगी, 120 मिनट लेगी। अब देखिए ट्रेन ए जो ये थी ना साथियों, ये 30 मिनट पहले निकली थी। अगर हम साथियों इसको 30 मिनट बाद निकालें, यानी कि इसको भी 120 मिनट है, इसको हम कर दें, तो मैं कहूंगा ये क्या लिखा हुआ है, ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर लेगी। तो दोनों आगे चलकर जो मिलेगी कहीं यहां पर, ये 120 मिनट के बाद मिलेगी। यानी कि साथियों 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे के बाद मिलेंगी। तो यही तो आपसे पूछा गया था कि ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी, तो 2 घंटे में पार करेगी, यानी कि 2 घंटे पर ये मिलेंगी एक दूसरे से। तो इस प्रकार आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, अंतिम सवाल है साथियों ये आज की इस वीडियो का। देखिए कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 9648 हो जाती है, और 7 वर्षों में 11484 हो जाती है। तो धनराशि का ये बहुत टॉप लेवल का सवाल है, और आपके एग्जाम में साथियों इस बार आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपल सा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि 4 वर्ष की बात की गई है, यानी कि 4 वर्ष में जो है ना वो 9648 हो जाता है, ठीक है। और 7 वर्षों की अगर बात करें, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में साथियों 11484 हो जाता है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अगर मैं 3 वर्ष में देखूं कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो इनका भी हमें डिफरेंस देखना होगा। तो 11484 में से जरा घटाइए, 11484 में से घटाइए 9648 को, ठीक है ना। तो 14 में से साथियों 8 जाएगा, 14 में से अगर 8 जाता है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि 3 वर्ष का जो एक तरीके से साधारण ब्याज निकलता है, ठीक है ना, समान वार्षिक साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है, और 7 वर्षों में इतना हो जाता है। तो कुल मिला के एक तरीके से बात करें 3 वर्ष का, ये 4 क्यों लिखा मैंने, 3 वर्ष का एक तरीके से जो साधारण ब्याज निकला है वो साथियों एक तरीके से कितना निकला है, 1836 निकला है। अगर मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछूं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल आएगा, 3 की भाग इससे कर दो, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6 है। यानी कि 1 वर्ष का अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब सवाल यहां से आपका शुरू होता है। यानी कि अगर बात करें समय कितना दे रखा है साथियों, यानी कि टी बराबर यहां पर 4 वर्ष दे रखा है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। समय बराबर यहां पर कितना दे रखा है, समय बराबर आपका साथियों 4 वर्ष दे रखा है। और अगर बात करते हैं यहां पर, अगर बात करें 1 वर्ष का ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना दे रखा है साथियों, 612 दे रखा है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें, ठीक है, कितना ये मिश्रधन हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन कितना है 4 वर्ष का, 9648 है। तो भाई साधारण ब्याज पूछा, सॉरी धनराशि पूछी जा रही है। तो धनराशि क्या होती है साथियों, जब आप मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटा देते हो तो वही तो मिश्रधन मतलब वही तो आपकी धनराशि होती है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर 1 साल का साधारण ब्याज इतना है 612 है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 6 चंग 24, ठीक है ना। तो 2448 हो गया। तो अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, अगर आप मिश्रधन जो कि 9648 है, इसमें से अगर आप 4 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे, यानी कि 2448 घटा देंगे, तो आपका धनराशि आपको मिल जाएगी। तो 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, और यहां पर 7 आ गया, यानी कि 7200 जो हो जाएगा वो आपकी धनराशि हो जाएगी। तो 7200 जिनका आंसर है, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये क्लास का आपका अंतिम सवाल था। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।